ठीक है। मैम एक बात थी कि रबाब शाकिर प्रेजेंट थी तो वो यही कहना चाहती थी कि तबीयत सही नहीं हो रही, वो आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी, वो टेक्स्ट आया हाँ, मेरे पास करना। आवाज थोड़ी तुम्हारी बहुत लाइट आ रही है। मैम रबाब थी, हम्म, हाँ लास्ट सेशन में उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वो वही आपको इन्फॉर्म करना चाह रही थी हैंड रेस करके, तो अभी उनको अच्छा टेक्स्ट अच्छा, आया मुझे कि लगा वो टेक्सटाइल सेक्टर को लेके कोई क्यूरी रेस कर रही हैं। मैम वो मैं आई एम अरीबा खालिद। जी मैम वो अरीबा खालिद। ओके, वो मेरा ख्याल में वो ये दोनों एक साथ या तो बात कर रहे होंगे, तो वो इस वजह से वो नाम उसका आ रहा था। ठीक है, अच्छा बोलो बच्चे। अरीबा। नहीं मैम, यस मैम, मैं बात कर रही थी अबाउट टेक्सटाइल। मुझे ये पूछना था कि उसके जो प्रोडक्ट्स है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इट इज़ वर्किंग ऑन yarn, इट इज़ आल्सो वर्किंग ऑन प्रोसेस फैब्रिक्स एंड इट इज़ आल्सो वर्किंग ऑन होम टेक्सटाइल। मैम इन तीनों प्रोडक्ट्स की तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अलग होंगी। लाइक yarn के लिए डायरेक्ट हम चूज करेंगे, लेकिन इफ यू टॉक अबाउट होम टेक्सटाइल तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट जो है मीन्स यूज करते हैं ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको अगर मैं इन जनरल लिखूंगी तो मुझे किस तरीके से इसको अपना आंसर करना होगा इन फॉर्म? अच्छा देखो, एक चीज आपको और अंडरस्टैंड करनी है कि आप लोग कंज्यूमर गुड को लेके बात कर रहे हो या बिजनेस गुड को लेके बात कर रहे हो। अगर तो आप बिजनेस गुड को लेके बात कर रहे हो तो बिजनेस गुड में कन्वीनियंस, शॉपिंग या स्पेशलिटी हम नहीं बात करते। अगर आपका गुड बिजनेस गुड है, जो ऑयल रिफाइनरी में लोग बात कर रहे हैं, ये बात मेरी सब सुन रहे हैं ना, सबको समझ में आ रही है? ये कंज्यूमर गुड्स की टाइप्स हैं। यस मैम। ठीक है, बिजनेस गुड्स में या बिजनेस सर्विसेज में डिफरेंस आता है। आपकी कमोडिटी क्या है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं। यार्न की जहां तक हम बात करते हैं तो यार्न इज नॉट अ कंज्यूमर कमोडिटी ना। यस मैम। ठीक है ना, यार्न तो बिजनेस गुड है। और बिजनेस गुड, हाँ, अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे होते हैं कंज्यूमर गुड्स वर्सेस बिजनेस गुड्स, you already have studied that particular material and the difference between both the commodities in your marketing management में हमने पढ़ा था ना, business buying process, consumer buying process, है ना? यस मैम। ठीक है ना, एक चीज। दूसरी चीज ये कि उनकी बाइंग प्रोसेस में भी फर्क होता है, उनकी टाइप में भी फर्क होता है, उनकी डीलिंग में भी फर्क होता है। बिजनेस जो बिजनेस गुड्स हैं उनकी जो डिमांड होती है वो डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड से मुराद क्या है, यानी ये कि मार्केट में कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। यानी मार्केट में फॉर एग्जांपल लेट्स अगर मैं बात कर रही हूँ, आपके स्कूल यूनिफॉर्म्स हैं, स्कूल यूनिफॉर्म्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग, दोज हु आर प्रिपेयरिंग दोज यूनिफॉर्म्स, उनका वो जो मटेरियल मंगवा रहे हैं या जो भी जहाँ से भी परचेजिंग कपड़े वपड़े जिस चीज़ की भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड बढ़ेगी ना। तो बिजनेस डिमांड इज डिराइव डिमांड, बेस करती है कंज्यूमर डिमांड पे। आप कह रहे हो कि मार्केट में सोप्स, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, हैंड सैनिटाइजर इस वक्त क्या है, कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर गुड को प्रोवाइड करने के लिए बैकग्राउंड पे केमिकल मंगा रहे हैं, वो किससे, केमिकल कंपनीज से। केमिकल सेक्टर भी है ना यहाँ पे मौजूद, बिलाल है ना, बिलाल? यस मैम। केमिकल गुड्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ना, केमिकल गुड्स जी, है ना? तो आप ये देख रहे होते हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो भी केमिकल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ माउथ वॉश की, या अगर मैं बात कर रही हूँ हैंड सैनिटाइजर्स की, या मैं बात कर रही हूँ जो है आपके सर्जिकल मास्क या वट एवर सोना, अगर हैंड सैनिटाइजर्स बढ़ रहे हैं तो हैंड सैनिटाइजर्स के पीछे पांच मुख्तलिफ, फॉर एग्जांपल 5 मुख्तलिफ बिजनेस कमोडिटीज है जो उसके कंपनी परचेज कर रही है, जिसमें आपके केमिकल्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपकी बॉटल्स भी मौजूद हैं, जिसमें आपके टैग्स भी मौजूद हैं। टैग्स, बॉटल्स, उसका केमिकल्स, ये सारे क्या हैं, बिजनेस गुड्स हैं। हाल बता जो मिक्सिंग के बाद एंड गुड मिल रहा है कंज्यूमर्स को, वो एंड कंज्यूमर गुड है। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? तो आपको ये अंडरस्टैंड पहले तो ये करना है कि आपकी कमोडिटी की नेचर क्या है,
उसके रेलेवेंट सेक्टर्स क्या है? फर्टिलाइजर, अगर मैं बात करूं तो फर्टिलाइजर बिजनेस कमोडिटी है। हम घरों में इस्तेमाल होने वाली खाद की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कराची वगैरह जैसे शहर में अगर बात करो तो वी आर नो मोर लेफ्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ होम लॉन्स या इन तमाम चीज़ों की मेजॉरिटी। एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है, अपर क्लास सेगमेंट, जो आपके पास लॉन्स और इन तमाम चीज़ों को लेके स्टिल वो कर रहा है। बाकी तो लोगों ने जनरली अपने घरों में कंस्ट्रक्शन करा लिए बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास वो चीज़ नहीं आ रही होती। मगर फर्टिलाइजर, अगर मैं एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो वो इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, बिजनेस कमोडिटी है। वो जो इंडस्ट्रियल नहीं, सॉरी, बिजनेस कमोडिटी है। जब बिजनेस कमोडिटी है तो उसकी डिमांड इस बुनियाद पे है कि जितनी मार्केट में फूड चाहिए है उतना उसका रॉ मटेरियल चाहिए। जितना मार्केट में शुगर की डिमांड है उस हिसाब से कल्टीवेशन होगी शुगर केन की। जितनी मार्केट में वीट की डिमांड है उस हिसाब से कल्टीवेशन होगी वीट की। अब वो वीट की जितनी ज़्यादा कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपको ट्रैक्टर्स की ज़रूरत होगी, उतनी ज़्यादा आपको लैंड की ज़रूरत होगी, उतने आपको फर्टिलाइजर की ज़रूरत होगी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुई ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Clear हो गई. Thank you. ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। अच्छा, फिर ये आप लोगों का कैपिटल स्ट्रक्चर्स और इन तमाम चीज़ों को लेके था। अच्छा, एक मैंने जो अभी आप लोगों से फाइल शेयर की थी ना, मैं आप लोगों आवाज कट गई है। अब आवाज क्लियर आ रही है बिलाल? अब क्लियर आ रही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। हमारे पास एक, मैं अभी आप लोगों से ये जो कोर्स केस गाइडलाइन आपसे शेयर करूंगी। दो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक तो ये कि अब आप लोग जो नेक्स्ट काम करेंगे उसमें आप लोग काम करेंगे, मैं आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल दे दूंगी। लास्ट वीक हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर का वीडियो ट्यूटोरियल देखा था। वीडियो ट्यूटोरियल था, आपको लेक्चर की मैंने अलग से रिकॉर्डिंग भी दे दी थी। उस वक्त प्रेजेंटेशन, आपकी मरतबा में प्रेजेंटेशन इधर के वक्तों में नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरव्यू उसका दे रही हूँ और फिर मैं लेक्चर आप लोगों को सेपरेट प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पार्ट है रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस में जब आप लेकर आएंगे तो आपका अगले हेडिंग में आप लोग क्या रखेंगे? रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आ रहे होते हैं। ये आप वर्किंग में नेक्स्ट वीक मुझसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीक आई विल एक्सपेक्ट यू पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द लेक्चर, ठीक है ना। आप लोगों से मैं पूछूंगी कि आप लोगों की क्या वर्किंग रही है थ्रू आउट, आप लोगों ने अपने अपने सेक्टर का एनालिसिस क्या क्या किया है, क्या चीज समझी है, कैपिटल स्ट्रक्चर किसका क्या रहा है उस सेक्टर में। मेजॉरिटी कंपनीज, देखो अगर मार्केट एनालिसिस ये कहता है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो अगर कोई सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी होंगी वो उस सेक्टर में कोशिश ये करेंगी कि इक्विटी बेस्ड पे रखें, ठीक है ना। अच्छा, पाकिस्तान में एक तो डिक्रीजिंग ट्रेंड की वजह से भी इक्विटी बेस्ड होता है, और पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी वजह जो इक्विटी बेस्ड है वो ये भी है कि पाकिस्तान में लोग इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस को अवॉइड करते हैं कि जो है एट टाइम्स, हर जगह नहीं होता मगर बहरहाल ऐसा फिर भी होता है। बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अवॉइड ही कर रही होती हैं इंटरेस्ट को लेके ना वर्किंग। मैम कैन यू प्लीज रिपीट, आपकी आवाज कट हो गई थी। अच्छा, मैं कहाँ से फिजा रिपीट करूं? अमीशा बेटा आपकी तो मैम पाकिस्तान में के बाद से कट हो गई थी। पाकिस्तान में मैम आप जब कहीं थी वही पाकिस्तान में, फिर उसके बाद से कट हो गई थी। जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर की, आप कह रहे थे कि इक्विटी बेस्ड होता है पाकिस्तान में। हाँ देखो, सेक्टर एनालिसिस तो हमने पहले भी ये बात की थी ना कि आप लोग जब इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो जब आप सेक्टर एनालिसिस करेंगे तो सेक्टर एनालिसिस में क्या होगा? सेक्टर एनालिसिस नियर और लेस सेम आ रहा होगा। जब नियर और लेस सेम आ रहा है, अब फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि इस वक्त सर्जिकल मास्क के लिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है, सर्जिकल मास्क के लिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो और उसमें एक कंपनी ने रखा है लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और एक कंपनी ने रखा है इक्विटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, तो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है? होगा या नहीं होगा?
या किसी कंपनी, ma'am. ठीक है ना, या कोई कंपनी प्रोटेक्टिव गियर्स को लेकर हो रही है। ये तो हमने उस कमोडिटी की बात की, यानी ये कि कमोडिटी की नेचर को सामने रखते हुए मार्केट एनालिसिस कॉमन ही आ रहा होता है, मार्केट ओवरऑल मार्केट एनालिसिस। फिर फर्क पड़ता है वर्किंग और प्रोडक्टिविटी में आपकी कंपनी के स्टेप्स को लेके, यानी आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, माइक्रो जो एनवायरनमेंट के आपके फैक्टर्स हैं, यानी आपकी एम्प्लॉयज़ की स्पेशलाइजेशंस कितनी हैं, आपके सप्लायर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ फिर आपको डिफाइन कर रही होती है कि फिर आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही। यानी एक ही सेक्टर में एक ही कमोडिटी के लिए दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेम लेवल की ग्रोथ शो करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ़र्क क्या चीज़ डाल रही है, जो हम कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक कमोडिटी की मैं बात कर रही हूँ जिसकी मार्केट में डिमांड ख़त्म हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं बात करूँ, सिनेमाज हैं हमारे यहाँ, जैसे अभी लास्ट उसमें हमारे पास सिनेमाज काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे थे। आपके पास एटीएम है, एट्रियम है, सॉरी एट्रियम है, और कौन कौन से, सिनीप्लेक्स है, हेलो यू देयर? जी मैम, जी मैम। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल एट्रियम की मैं बात कर रही हूँ या आपका सिनेप्लेक्स की बात कर रही हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर एट्रियम वर्किंग कर रहा था इक्विटी बेस्ड पे और सिनीप्लेक्स काम कर रहा था लायबिलिटी बेस्ड पे, मैंने दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, मैच किया, तो इन दोनों में से सर्वाइवल के चांसेस किसके ज्यादा हैं? इक्विटी बेस्ड के। क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर मैं सिनेमास की बात करूं तो इस वक्त उनका वर्किंग बिल्कुल क्या हुई हुई है, निल हुई हुई है, जीरो हुई हुई है, ठीक है ना। लीगल एकदम से ऑब्लिगेशन आ गई। जब लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, सेम इज द केस विद लेट्स से स्कूल्स हैं। स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो स्कूल्स इस वक्त जो सरवाइव कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल जिनकी प्रॉपर्टी अपनी है, जिनका अगर मैं कह रही हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है, यानी स्कूल की बिल्डिंग अपनी है, जो ट्रस्ट बेस्ड होंगे, ट्रस्ट बेस्ड है, या फिर जिनकी बिल्डिंग्स अपनी है। खासतौर पे हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक स्कूल का सेक्टर है जो रेंट पे बिल्डिंग्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो लोग रेंट इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ लोन, लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी। तो जो स्कूल्स अगर रेंट पे काम कर रहे हैं या बिल्डिंग जिनकी अपनी ओन नहीं है, यानी वीकनेस है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और उसकी बुनियाद पे वो उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर में बेशक नहीं आ रहा होगा वो, क्योंकि ये वाली लायबिलिटी डिफरेंट किस्म की है, मगर उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उनके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। खास तौर पे जब लीगल ऑब्लिगेशंस चेंज होती हैं तो आप जितना मैक्सिमम आप एनालिसिस कर सकते हैं उसको लेके वर्किंग कीजिएगा। लेक्चर में आप लोगों को रेशियो एनालिसिस का प्रोवाइड कर दूंगी। रेशियो एनालिसिस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हमारे पास कौन कौन से रेशियोज होते हैं? एनीवन हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट डिफरेंट मैम काइंड ऑफ? ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे पहले तो एसेट यूटिलाइजेशन में आ जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें मेजर कैटेगरीज हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, देन वी हैव परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड डेट टू इक्विटी एटसेट्रा, इस तरह के रेशोज हैं हमारे। ठीक है ना, देयर आर अ लॉट ऑफ ratios that are provided to the investors in order to evaluate the performance of the organization. तो जब मैं बात कर रही हूँ कि ये आपके जो रेशियोज हैं इनको इस्तेमाल करके, ये एक तो ये मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कंपनी में डायरेक्टर्स हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो उनको बता रहा है कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट देती है, या क्विक टेस्ट रेशियोज स्टेबिलिटी या सर्वाइवल को बता रहे होते हैं। डेब्ट लायबिलिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो आपका है वो आपके फिर वही वाली बात, वो आपकी स्टेबिलिटी को बता रहा होता है। तो यानी इनको हमने इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये तो तमाम चीज़ें हमने पीछे पढ़ी हुई थी इनको, यानी ये कि इनको ये होते क्या क्या है, मगर इनकी इंटरप्रिटेशन और इनकी वर्किंग हम और डेप्थ में यहाँ पे हमें सामने नजर आ रही होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में इनका इतना वर्किंग इतना
वो अपनी इंडिविजुअल एनालिसिस के लिए तो अच्छी होती है, मगर यहाँ पे ये सारे स्टेक होल्डर्स को कुछ ना कुछ इंडिकेट करें। सप्लायर्स को भी बता रहे हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस स्टेबल है मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी यही बात बता रहे होते हैं, इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को भी यही बात बता रहे होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज़ाहिर टैक्सेशन को लेके इंडिकेशंस दे रहे होते हैं कि कहाँ पर से टैक्स ज़्यादा मिलने की तवक्को है, कहाँ से कम मिलने की तवक्को है। तो एम्प्लॉयज़ को अलग यही बात बता रहे होते हैं कि कहाँ सर्वाइवल और स्टेबिलिटी है या नहीं है। हर जगह इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ मौजूद नहीं है आपको कुछ शो करने के लिए, उसका अपना वर्क है। हम उसको यूटिलाइज नहीं करें क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किन चीज़ों को देखें ताकि हमें पता चले कि मार्केट में कौन सी चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं या नहीं है। हम गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है हमेशा जो ज़्यादा मशहूर हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबल भी हो। क्लियर है? अच्छा, रेशियोज की मैं आपको इंशाल्लाह, आप लोग खुद भी अपना गो थ्रू कीजिएगा। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडीज। यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड सो फार, आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ भी होगा। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ दैट लेक्चर एज वेल, ठीक है ना। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे इंटरप्रिटेशन पर्सपेक्टिव से, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगी और यूट्यूब पे मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसकी बुनियाद पे अब ये बात दिमाग में रखिएगा कि ये अभी तक जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसकी बुनियाद पे आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक तक थोड़ा सा इनिशियल ड्राफ्ट आपका मौजूद होना चाहिए है, ठीक है। अभी हम लोग जो मॉडल्स थे उनको अभी हमने दोबारा नहीं उठाया है। वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन द कंपनी रिपोर्ट एज फार एज वी कैन। हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं इसको लेके हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम कंपनी का रिपोर्ट को लेके वाइंड अप कर सके बात, ठीक है। मार्क्स वेटेज वैसे तो 50 मार्क्स हैं, मगर ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर आप लोगों की वर्किंग जो प्रैक्टिकल बेस्ड में चली जाती है तो आई कैन इंक्रीज द वेटेज ऑफ योर पेपर। हो सकता है पेपर आप लोगों का बेशक 50 मार्क्स का हो। ये कोविड-19 से पहले की सिचुएशन और उसके बाद का इम्पैक्ट बताना है, ये चीज़ मेंशन करनी है। कहाँ मेंशन करनी है ये चीज़? ये तो जब आप मार्केट एनालिसिस पे बात कर रहे थे ना, मार्केट एनालिसिस, सही, ठीक है ना। और हमने प्री एनालिसिस और पोस्ट एनालिसिस में जो इंट्रोडक्शन में एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस होना था, उसमें हमने प्री और पोस्ट को लेके जब बात की थी, तो प्री और पोस्ट को लेके हमने बात करते हुए ये बात खास तौर पे की थी। हमने कहा था इस वक्त जो पोस्ट कोविड सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है, बहुत चेंज हुआ है, सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गए, मगर उसके बावजूद प्री मार्केट एनालिसिस हमें ये बताएगा कि प्री मार्केट एनालिसिस कि कौन से सेक्टर्स की वापस डिमांड इंक्रीज होने की तवक्को है। मैम ऐसा कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा। कुछ सेक्टर्स देखो, ये तो बात है कि कुछ सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी में आए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में आए हैं, कुछ सेक्टर्स नेगेटिवली हिट हुए, कुछ सेक्टर्स में ऐसा है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। एग्जैक्टली। ऐसे कोई सेक्टर की एग्जांपल दो मैम। अगर हम कहीं भी जाके अगर ऑयल सेक्टर की बात करें तो फ्यूल जितना यूज़ होना था, हाँ व्हीकल्स को हटा के, लेकिन आपके अगर पावर सेक्टर में आपका यूज़ जितना हो रहा था उतना ही हो रहा था। आपकी अगर ऑयल सेक्टर की बात करें तो फ्यूल इसमें जब आ जाता है तो नहीं, ऑयल सेक्टर देखो, फ्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो फ्यूल की डिमांड तो नेगेटिव गई थी, कम हुई थी। देखें, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर हम अपनी कंपनी में, जैसे आपको भी पता होगा कि हम लोग रिलाय करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में ऑयल सेक्टर में, हम लोग अमेरिकन या रशियन ऑयल पे रिलाय बिल्कुल भी नहीं करते। हम लोग परचेज जो करते हैं वो गल्फ कंट्रीज से करती हैं, और गल्फ कंट्रीज़ पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था। जो यूजुअली हर ईयर के एंड में या हर आधे ईयर के एंड में जो बूम आता है और जो प्राइस देखो वो एक यूजुअल चीज थी। नहीं, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो बिलाल, एक चीज मेरी बात और सुनना। बीइंग द एनालिस्ट
हम यहाँ पे जो वर्किंग कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू बिकम एन एनालिस्ट, वी आर नॉट ट्राइंग टू बिकम अ नॉर्मल अकाउंटेंट और ट्राइंग टू बिकम अ नॉर्मल कैशियर और सम इन्वेस्टर समथिंग लाइक दैट ना। हम एनालिस्ट का काम कर रहे हैं, हम वो लोग बनने की कोई बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को अपना ओपिनियन देते हैं मार्केट एनालिसिस। उसमें हमारा कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मगर मोस्टली हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना आसान होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करना मुश्किल होता है। आपने जब नेचर की इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी की बात कर रहे हो तो आप थोड़ी सी इंडिकेशन ले रहे हो क्वांटिटेटिव फिगर से, स्टैटिस्टिक्स से, मगर आप बहुत सारी चीजें अपरेंट मार्केट कंडीशन से बात कर रहे हो। अच्छा, अब जो तुम बात कर रहे हो ना, बहुत सारे औकात में इसीलिए जो हम कह रहे होते हैं कि ओके सही है, जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट हैं, या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो हमेशा सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। विंडो ड्रेसिंग होती है, ये बात बहुत क्लियरली हमें मालूम है। विंडो ड्रेसिंग, डबल बुक हर जगह पे यूज होता है। एग्जैक्टली जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है डबल बुकिंग यूज करती, इनसाइड की आउटसाइड की। एग्जैक्टली लेकिन हमारे पास जो उनका एक्सटर्नल चीजें होंगी, एनुअल रिजल्ट होगी, हम उसी पे रिलाई करेंगे रादर देन कि हम कहीं और चले जाएं जहाँ पे एग्जैक्टली देखो बजाते का पता नहीं होगा। देखो, अब फॉर एग्जांपल तुमने खुद ही जवाब दे दिया ना, इंटरनल और दो आपकी डबल बुक कीपिंग हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि लेट्स से मैं एक बात ये कर रही हूँ कि एक कंपनी है अपनी, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो शो की। अब फाइनेंशियल एक कंपनी की बात करो या हम जैसे अपनी कंट्री की बात करें, एक वक्त में बहुत सारी यहाँ पे डिबेट हो रही होती है कि जी कंपनी जो आपकी वो है पूरी मुल्क की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रही है, मगर हमें अपरेंट कंडीशंस भी तो कुछ बता रही होती है ना। अपरेंट कंडीशंस में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। एक कंपनी है जो अपनी फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रही है कि जी बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही है, सही है, और हम देख रहे हैं कि वहां डाउनसाइजिंग भी हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि डाउनसाइजिंग, कहने का मकसद यही था कि अगर हम कंपनी को ओवरऑल एक अगर ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस पे देख रहे हैं तो हमें क्या कोविड सिचुएशन पे उसका इम्पैक्ट लेना जरूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, नहीं मैं तुम्हारी वो बात समझ रही हूँ, मगर बच्चे इसलिए क्योंकि देखो कोविड हमारे उसमें, कोविड कोई 2-4 दिन की कहानी तो नहीं हुई है ना। ये सिलसिला ऐसा हुआ है कि ये इतना लॉन्ग टर्म चला गया है कि पूरा साल एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिफाइन कर रहा है, एक पूरे सेक्टर का सर्वाइवल डिफाइन कर रहा है। अच्छा, कुछ चीजों की जैसे तुमने बताया डिमांड, पेट्रोल की डिमांड, मैं नहीं बिलीव करती कि पेट्रोल की डिमांड अनइफेक्टेड गई है। उसकी वजह ये है कि माइनर इफेक्ट पड़ता है, माइनर नहीं, देखो बजाते खुद मार्केट में, देखो मेरी बात सुनो, प्राइस उसी चीज की कम होती है। प्राइस हमेशा याद रखो, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि विद द डिक्रीज इन प्राइस द डिमांड इंक्रीजेस, एंड विद द इंक्रीज इन प्राइस डिमांड डिक्रीजेस। मगर इसमें हम प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं डिमांड पे। मगर एक बात और याद रखो, किसी भी चीज की जिंदगी में कभी भी डिमांड बढ़ रही होती है तो उसकी प्राइस कभी भी नीचे नहीं जाती। अगर किसी भी चीज की प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे ये है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। प्राइस को कम इसीलिए किया जाता है ताकि डिमांड को स्टिमुलेट किया जा सके, बढ़ाया जा सके। मगर प्राइस अगर किसी चीज की कम हो रही है तो इसका मतलब कोई कुछ भी बोले, मगर उसके बावजूद ये शो कर रहा है कि सप्लाई वाज मोर देन डिमांड। सप्लाई ज्यादा थी, आपके उनके पास स्टॉक ज्यादा पड़ा था, सरप्लस में आ रहा था, और उस चीज को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उनको प्राइस कम करनी पड़ी। अच्छा, हमारे यहाँ कंज्यूमर डिमांड एक अलग चीज है। वैसे तो कंज्यूमर डिमांड भी अगर मैं बात करूं, हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, हम व्हीकल्स नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, अगर मैं जो है इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं, एयरलाइन इतना बड़ा सेक्टर जो है उसकी डिमांड कट डाउन हुई। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने बात की थी ना बिजनेस डिमांड,
business demand is much more in volume as compared to consumer demand. 95% हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी गैस पे चलती हैं इस वक्त। हाँ, फ्यूल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है उसमें। पाकिस्तान लेकिन के हमारे सिर्फ जो पाकिस्तान के power पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो? यस मैम, क्योंकि रिपोर्ट तो हाँ, नहीं पाकिस्तान नहीं की नहीं 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 कहाँ बनेगी हाँ, मैम? अच्छा 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 मैम अच्छा, वो रिपोर्ट देखो ओवरऑल पाकिस्तान पे बना रहे हैं। नहीं नहीं, मगर अच्छा मैम, मैंने हमें रिपोर्ट के हवाले से काफी कंफ्यूजन है मैम। आपका कोई रिपोर्ट हमसे शेयर करें ताकि हमें उससे आइडिया हो मैम रिपोर्ट बेसिकली बनानी कैसी है। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को एक तो ये कि आप लोगों का जो जनरल, वो तो इंटरनेट पे आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, हैफजर्ड वो है उसमें। फिर अगर आप लोग वो का बात करेंगे तो आप लोग कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर सकते। आप लोगों को मालूम है कि एक रिपोर्ट होती है तो वो रिपोर्ट आपकी इंडिपेंडेंट होती है आपके पर्सपेक्टिव को लेके, आपकी वर्किंग को लेके। आप लोगों को एक एक हेड में बताती जा रही हूँ। इससे ज़्यादा आउटलाइन और इससे ज़्यादा गाइडलाइन आप लोगों को क्या दूँ? आप लोगों को क्लियरली मैंने बता दिया कि क्योंकि एक मैम हमने फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक मुख्तलिफ तरीकों से बनाई है। जो आप बता रही है वो हम एग्जैक्टली लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हाँ रिपोर्ट हाँ, का तरीका। तो एग्जैक्टली बच्चे, तो इसीलिए तो आप लोगों को पूरी, जब मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट हेडिंग में आप लोग, फर्स्ट जो आप लोगों का हेड होगा लाइक इंट्रोडक्शन, तो उसमें आपको क्या कंटेंट देना है। सेकंड अगर आपका हेड होगा जिसमें नेचर ऑफ इफेक्ट ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ कमोडिटी की हम बात करें तो उसमें आपका क्या होगा। तो फिर आपको तो मैं पूरी रिपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेट करती जा रही हूँ। यूँ कहो क्या कि आपको पूरा का पूरा आउटलाइन दे दी है जिसके तहत मैं आप लोगों को एक एक कॉम्पोनेंट बता रही हूँ ना। नहीं मैम, आपकी बात सही है, लेकिन मैम हम जो कर रहे हैं फर्स्ट क्लास से यही रिपोर्ट डिस्कस करें, लेकिन अभी मतलब हम समझ नहीं पा रिपोर्ट बेसिकली करना क्या है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई दूसरी चीज आ जाती है रिपोर्ट में। ये भी करना है, बहुत कंफ्यूजन हो हाँ, रहा है। और किसी भी सेक्टर के पास कोई भी रिपोर्ट है तो काइंडली आप हमसे शेयर करें, उसी फॉर्मेट पे हम लोग अपनी देखो रिपोर्ट कंप्लीट आपके करेंगे। नहीं, आपके जो फॉर्मेट है वो तो आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अच्छा ये दानिश, आपके अलावा किसी और को भी ये प्रॉब्लम आया है? क्योंकि जो मेरे पास रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, आई होप सो कि जो जिनके थ्रू आउट लेक्चर्स जिन्होंने लिए हुए हैं उनको ये चीज़ का मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस में बहुत क्लियरली बता मैम चुकी मैं थी। भी रेगुलर मैं भी रेगुलर स्टूडेंट हूँ, एक भी एब्सेंट नहीं है मेरी, लेकिन मैं मसला आ रहा है इसमें क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन कोई दूसरी चीज आ रही है रिपोर्ट में। ये भी हाँ, करना है ना हमें, तो फिर नहीं तो काफी वो तो कंफ्यूजन हो आपका, रही है। आपने इंडस्ट्री एनालिसिस किया है? कर लिया था ये तो मैम, इवेंट के हम लोगों ने क्लास में ही किए थे ये सारे। अच्छा एक मिनट, दानिश आपके अलावा और किसी को रिपोर्ट में कहीं पे कोई क्यूरी आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो? एक काम ये मैम कैन करना, आई से समथिंग? हाँ बोलो। मैम देखें, इशू बेसिकली ये आ रहा है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से आपने रिपोर्ट दी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम इतनी रिपोर्ट बना चुके हैं कि वी आर मैच्योर इनफ कि हमें पता है कि रिपोर्ट किस तरह बनती है, क्या है। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि कंटेंट वाइज हमें ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट जस्ट राइटिंग एन असाइनमेंट, वी आर राइटिंग वॉल्यूम्स एंड डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ अ सिंगल बुक। ऐसा मुझे फील होने लगा था बीच में कि भाई देयर मस्ट बी अ बाउंड्री और देयर मस्ट बी अ स्कोप। अब आए दिन जो है, फॉर एग्जांपल मुझे तो पर्सनली ऐसा लगने लग गया था कि शायद हम कोई 12 या 10 वॉल्यूम्स की कोई बुक लिख रहे हैं कि जिसके कोई एंड नहीं है, जिसका कोई स्कोप, यानी कि कोई एक होती है ना बाउंड्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैम यही हो रहा था कि इंडस्ट्रियल एनालिसिस से लेकर अब तक मसला सिर्फ ये आ रहा है कि मैंने आपसे पहले भी ये बात क्लास में भी शेयर करी थी कि मैम रेड इंफॉर्मेशन वैसे तो अवेलेबल होती है नेट पे, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए रिलेटेड टू पाकिस्तान, सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन पर इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो फिर आपसे एक्सेस मांगते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ। तो मैं ये कहना, मेरा मकसद नहीं ये था देखो कि आप हमें लोग, रिपोर्ट के मैम एक बात सुन लें, रिपोर्ट के किसी भी उसमें हमें ये मसला नहीं है कि हमें करना क्या है। बेसिकली इशू यहाँ ये आ रहा है कि पर्सनली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि स्कोप, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है इस हाँ रिपोर्ट का ना। और देखो पर्सनली मुस्तफ़ा, मुझे कोई बाउंड्री समझ नहीं आ रही। यस मैम, एग्जैक्टली मुस्तफा नाम। देखो बच्चे मेरी एक बात सुनो। देखो ये तो हमने बहुत क्लियरली एक बात पीछे भी की थी। आप यहाँ पे एनालिसिस की बात कर रहे हो, एनालिसिस की कोई हद नहीं है। यस मैम। अभी जैसे इसी यस लेक्चर के मैम। मैंने स्टार्ट में एक बात ये की थी कि इवन हम लोगों ने जैसे मॉडल्स भी डिस्कस किए थे, या इसमें भी हम लोग बात कर जी रहे थे। मैम। जी तो जैसे मार्केट फ्लक्चुएट एवरी नाउ एंड देन हो रही है, डिस्कशन की कोई हद जी नहीं है, जी जी ठीक है ना, जी डिस्कशन का जी कोई एंड नहीं है। इट्स वेरी गुड, जी इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि अगर आप लोग ये बात कर रहे हो कि आप लोगों के पास जो है वो मटेरियल से मटेरियल बढ़ता जा रहा है, इट मींस यू आर गेटिंग कमांड ऑन दैट पर्टिकुलर मार्केट। आप ये कह रहे हो कि हाँ जी उस सेक्टर के ऊपर आपको नॉलेज मिलती चली जा रही है, नॉलेज की भी कोई हद नहीं है ना। ये सारी चीजें आप यस लोगों मैम। को कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ, जी लिमिट जहाँ पे मैं करती जा रही हूँ, इसमें सिर्फ अभी तक जो आप लोगों ने डिस्कस किया ना, इसमें इंडस्ट्री एनालिसिस इज अ बिगर पार्ट, जी
ठीक है ना। कैपिटल ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत प्रिसाइज कर दिया। आप अपनी कंपनी को सामने रखेंगे, जी ऐसा? जी जी अपनी कंपनी को सामने रखेंगे और अपनी कंपनी को सामने रखते हुए उसका क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, और उससे पहले आप लोगों ने जो इंडस्ट्री एनालिसिस किया है, वो इंडस्ट्री एनालिसिस ने आपको क्या बताया कि आपकी मार्केट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है या नहीं है। ठीक है, मैम जैसे मुझे अभी एक बात करनी थी, जैसे अगर आप इजाजत दे तो। बोलो। जी मैम, जैसे कि मेरा ऑयल सेक्टर था, मैंने पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स कंपनी सेलेक्ट करी है। अब जैसे जो मैंने अपना इंडस्ट्रियल एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस आप कह लें, वो जो मैंने किया है वो ट्रूली एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में किया है, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से ज्यादा हो गया मुझे कि मैं सर्च कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई पाकिस्तान से रिलेटेड वैसे तो कंपनीज की इंफॉर्मेशन भी है, ये सब भी है, लेकिन एक वो कहते हैं ना डीप इनसाइट ऑफ द मार्केट, ये अवेलेबल है ही नहीं। मैं ये ढूंढ ढूंढ के तंग आ गया था, तो फिर कोई मैंने एक मसला, इंटरनेशनल देखो कॉन्टेक्स्ट में ही उसको मैंने किया है। मुस्तफा, देखो यस हम मैम, लोगों यस मैम, का अगर तुम लोगों को याद हो कि हम लोग जब मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे, यस मैम, मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त में भी तुम लोगों को प्रॉब्लम आया था कि मिस ये तो जी इतना, ये तुम अवेलेबल इस किस्म से इंफॉर्मेशन अलग से है ही नहीं। मगर फिर जब हम लोगों ने जी जी क्लास जी में डिस्कशंस लिए थे, तो वो बिट्स एंड पीसेस हमें मिले यस थे, मैम, और वो बिट्स एंड पीसेस बिल्कुल अलग अलग कोई कहानियों के, और उनको फिर हमने रिलेट किया था। यस मैम, यस हम यहाँ पे कर रहे हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, उसमें हम कोई भी XYZ इंडिकेटर है। अब देखो कोविड क्या सिनेरियो है, इट्स अ हेल्थ इशू, इसका क्या यस मैम, इम्पैक्ट होना चाहिए है मार्केट के ऊपर, मगर आया। ठीक है ना। तो यस मैम, मैं जो बार बार अपने स्टूडेंट से एक बात ये कह रही हूँ, वो ये कह रही हूँ कि ओके, although this is an unfortunate situation, but you are fortunate enough to learn many concepts due to this changing scenario. क्योंकि जब एक कुछ चीजें ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने हो रही होती है ना, गेटिंग माय पॉइंट, जब ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने हो रही होती है तो आपको इम्पैक्ट खुल के सामने आता है। यानी ये, अच्छा एनालिसिस की जहां तक बात है, तो एनालिसिस आप लोगों का किसी का भी 100% नहीं हो सकता, 100% किसी का भी नहीं हो सकता। ये बात हम बार बार करते रहे हैं। अगर 100% एनालिसिस हुआ हो तो वो कम, लेट मी फिनिश ना फर्स्ट। 100% एनालिसिस, इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या बड़ी बड़ी आपके पास ग्लोबल कॉरपोरेशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट के ऊपर फेलियर फेस कर रही होती हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक बात और, अगर ये सेशन डिसकंटिन्यू होता है तो विद द सेम आईडी एंड विद द सेम पासवर्ड, बिलाल व्हाट वाज द आईडी एंड व्हाट वाज द पासवर्ड? बिलाल, हम थोड़ा सा अभी ये कंटिन्यू, आज मुझे मैम, इस वक्त हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेंगे। बिलाल मैम आप जो हैं, अगर कंटिन्यू नहीं भी हो रहा तो आप नेक्स्ट सेशन बना के आप मुझे उसकी जो है क्या नाम है लिंक और पासवर्ड दे दें, और मैं स्टूडेंट्स से शेयर कर लूंगा और वो आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि मैंने सेशन 2 ही किए थे, सिर्फ 2 ही किए थे। मैं काम ये कर लेती हूँ, मैं इसको CCP शेड्यूल कर रही हूँ, टॉपिक CCP है, और मैं पासवर्ड जो तुमने पहले शेयर लिखा हुआ था वही शेयर कर दूं? वही कर दें तो बेटर है, वरना अगर कोई और करना है तो। अच्छा, पर्सनल मीटिंग आईडी तो सबके पास है ना? हेलो मैम, आप मीटिंग बिकॉज मेरे पास जो टाइमर आ रहा है उसमें सिर्फ 3-4 मिनट आ गए। ओके, मैं लिंक करके आप मुझे लिंक दे दें। मगर लैपटॉप से मैं तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे शेयर कैसे करूं? मेल कर दें आप मुझे। अच्छा, मैं ओके, मुझे तुम अपना ईमेल एड्रेस देना, ठीक है? ओके, पासवर्ड मैं खुद से लिख दे रही हूँ, दैट इज KUBS, ठीक है? ओके मैम। मीटिंग आईडी आप लोग पहले से सुन लो। मीटिंग आईडी जो है वो आप लोगों की जो 226-492-2140, और पासवर्ड KUBS है, ठीक है?
क्लियर? आईडी रिपीट Yes. कर दे मैम। 226 226 492 2140. Two two six 492 2140. Two two six Okay, ma'am. 492 2140. ठीक है, दिस इज द मीटिंग आईडी एंड मैंने चैट में शेयर किया है और पासवर्ड मैं स्मॉल में दे रही हूँ KUBS। ठीक है, सबको मिल गया है? यस मैम। यस मैम। और इसका टाइम स्टार्ट कर हम शेयर कर लेते हैं। टाइम अभी क्या हो रहा है? 5:14 5:15। मैम ठीक 5:20 से कर दें, 5:20 कर दें। 5:20 कर दूं? 5:20 मेरे पास Yes, ma'am, ऑप्शंस में 5:20 कर दें। 20 ऑप्शन में जा नहीं रहा, आई डोंट नो क्यों। 5:15 से ही कर रहा है और इसको फिर हम 30 मिनट्स ड्यूरेशन दे देते हैं, 45 मिनट्स। ठीक है, KUBS शेड्यूल्ड। ठीक है, ताकि ये फिर हम लोग क्यूरीज जो है वो आज ही सॉल्व करके और फिर हम लोग वो कर रहे हैं आगे बात ना। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मौजूद है ना, मैंने आप लोगों को मीटिंग आईडी शेयर कर दी है, पासवर्ड भी शेयर कर दिया। अभी ये बस यहाँ पे अब बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,